विल्बर एस स्कॉट ने अपनी मुरतबा किताब 5 अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तनकीद के 5 दबिस्तानों का जिक्र किया है, जिसमें अखलाकी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, उमरानी तनकीद, असातीरी तनकीद और जमालियाती तनकीद के दबिस्तान शामिल हैं। उनकी इस किताब से आज हम दूसरा जो दबिस्तान है, नफ्सियाती तनकीद का दबिस्तान या स्कूल ऑफ थॉट, उसके तारुफ की बात करेंगे। नफ्सियाती दबिस्तान में जैसा कि हम जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, उसने इंसानी दिमाग को शऊर, लाशऊर और तहत शऊर में तकसीम किया और फिर इंसान की हरकत व सकनात में या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जिस तरह से जिन्स की जिबिल्लत को बुनियाद ठहराया, उसने 20वीं सदी के आगाज़ में ही बहुत सारे नाक़िदीन को वुर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया। फिर इसके बाद उनके शागिर्द कार्ल गुस्ताव योंग, जिसने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस या इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया पेश किया। फिर इसके बाद एडलर की एहसासे कमतरी या इन्फीरियर कम्प्लेक्स की थ्योरी आई। तो बहुत सारे जो लिटरेचर के नाक़िदीन थे इस तरफ मुतवज्जे हुए और इन ख़यालात को अपनी तहरीरों में इस्तेमाल करने लगे। इसके साथ ही अर्नेस्ट जॉन्स, जो कि फ्राइड का शागिर्द भी है और उसका सामान्य निगार भी है, उसने विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट के मरकज़ी किरदार हैमलेट का नफ्सियाती तज्ज़िया पेश किया और इस तरह इन तहरीरों ने लिटरेचर को और लिटरेचर के ऊपर नक़्द लिखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और इस तरह 20वीं सदी के आगाज़ में एक लहर चल निकलती है साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की। तो इस तरह जो फ्राइड की थ्योरी थी और ख़ास तौर पर उसकी जब 2 किताबों के तराजम हुए अंग्रेज़ी में, जिसमें ख्वाबों की ताबीर और जश्न के 3 नज़रिए शामिल हैं, इन्होंने साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को बहुत मुतासर किया। फिर उसी अहद के अंदर नेचुरलिस्ट जो थे, फिर फ्रांस के अंदर चलने वाली तहरीक अलामतियत पसंदी की जो तहरीक है, जिसको सिम्बोलिज़म से मंसूब किया जाता है, और रोमांटिसिस्ट थे, उन्होंने भी इन नज़रियात से अक्स और इस्तिफ़ादा किया और बहुत सारे अदीब और राइटर्स नफ्सियात को बुनियाद बनाकर अपनी तहरीरें उन्होंने लिखना शुरू कर दी। ख़ास तौर पर इस दौर में टॉमस मॉन का नाम लिया जा सकता है, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, कैथरीन मैन्सफील्ड और ग्राहम ग्रीन वग़ैरह नुमायाँ तौर पर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे और इन नज़रियात की बुनियाद पर तहरीरें लिख रहे थे। बिल्कुल इसी तरह जैसा उर्दू में हम देखें तो हसन अस्करी की तहरीरें या मुमताज़ मुफ्ती की तहरीरें या इस्मत चुग़ताई की जो तहरीरें हैं, वो ख़ास तौर पर नफ्सियाती दबिस्तान को सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे शऊरी तौर पर उन्होंने अपनी तहरीरों में नफ्सियात का इस्तेमाल किया हो। इसी तरह नफ्सियात के इन नज़रियात या इन थेरीज़ ने अमेरिका में जो माजी के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीकें थीं, ख़ास तौर पर प्योरिटन कल्चर्स को जिस तरह से वो रद्द कर रहे थे, उसमें इल्म नफ्सियात ने बड़ी मदद फ़राहम की और इंग्लैंड में जो है वो विक्टोरियन कल्चर के ख़िलाफ़ जो माजी में वहाँ मौजूद था, उसके ख़िलाफ़ जो जंग जारी थी, उसमें नफ्सियात के इन दबिस्तानों ने बुनियादी किरदार अदा किया। अगर हम अदबी तनकीद में नफ्सियात के इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो अमेरिका में कॉनरेड ईकन की किताब स्केप्टिसिज्म, जो 1918 में शाया हुई, उसकी इशाअत ने अदबी तनकीद में नफ्सियात को बाकायदा तौर पर एक दबिस्तान के तौर पे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसी अहद में एक रिसाला था द मासेस, जिसके एडिटर थे मैक्स ईस्टमैन और फ्लूइड डेल।
इन्होंने इस रिसाले के तवस्सुत से अदबियात में नफ्सियात को फ़रोग़ देने में बुनियादी किरदार अदा किया। वो इस बात के कायल थे कि उमरानी जो पर्सपेक्टिव है लिटरेचर को परखने का या इसको क्रिटिसाइज़ करने का, उसके साथ साथ नफ्सियात का इस्तेमाल भी उसको वुसअत और गहराई अता करता है। इसी तरह अगर हम बरतानिया में देखें तो रॉबर्ट ग्र्यूज़ की तहरीरें और फिर हर्बर्ट रेड की ख़ास तौर पर जो तहरीरें हैं वो नफ्सियात में के फ़रोग़ में या नफ्सियाती दबिस्तान के फ़रोग़ में बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं। 1926 में हर्बर्ट रेड का एक मज़मून रीज़न एंड रोमांटिसिज्म ग़ालिबन उसका उन्वान था, वो शाया हुआ। तो एक नफ्सियात को अदब के परखने में उसने एक इब्तिदाई जो तरीक़ाकार है वो वज़ा करने में एक कलीदी किरदार अदा कर दिया। सो इस तरह फिर इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर और दुनिया की दीगर इलाक़ों के अंदर साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म जो था वो फैलता चला गया। अगर हम गौर करें तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी या एडलर की थ्योरी का जो है एहसास कमतरी की, या योंग का इज्तिमाई लाशऊर का जो नज़रिया है, या कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और किस तरह से आर्कीटाइप्स अपना इजहार करते हैं, इन तमाम चीज़ों को, या अर्नेस्ट जॉन्स के उस हैमलेट के ऊपर लिखे हुए मजमून को जिसने साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के लिए अपनी राहें हमवार की, तो हमें 3 तरह के नज़रिए नज़र आते हैं। एक ये कि साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती तनकीद में हम तख्लीकी अमल को समझने की कोशिश की जाती है। फिर इसी तरह जो फ़नकार है उसके लाशऊरी इरादों का जो उसकी तख्लीक में ज़ाहिर होते हैं उनका तज्ज़िया कर सकते हैं। फिर मुसन्निफ़ की ज़ाती ज़िंदगी को समझकर कि किस तरह वो उसकी तहरीरों में नज़र आती है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और मुख्तलिफ़ अफ़सानवी किरदारों की हरकत व सकनात की जब हम तौजीह करते हैं तो उस वक्त भी हमें इल्म नफ्सियात की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये मुख्तलिफ़ 3 ज़ाविये हैं कि जिनकी मदद से हम नफ्सियात का इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर को परखने के लिए। सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू करूं कि तख्लीकी अमल को समझने के हवाले से, तो इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ख़ास तौर पर I.A. रिचर्ड्स की जो किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में शाया हुई थी, उसमें उसने बड़े तफसील के साथ कारी के जमालियाती तज्ज़िये को समझने की कोशिश की है। और इससे पहले या इसके बाद बहुत सारे नाक़िदीन गुज़रे हैं, उन्होंने इस अंदाज़ से फ़नकार के तख्लीकी अमल और कारी के जमालियाती तजर्बे का तज्ज़िया करने की कोशिश नहीं की। अगर की भी है तो I.A. रिचर्ड्स की तरह से वो कामयाब नहीं हो सके। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तनकीद भी की, लेकिन उससे बेहतर तज्ज़िया वो अभी तक सामने नहीं ला सके या मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। फिर इसी तरह मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी को पढ़कर और उसके नफ्सियाती और ज़ाती मसाइल को उसकी तहरीरों में तलाश करना और फिर उनकी मदद से उसकी तशरीह व तौज़ीह करने का जो अमल है, ये भी नफ्सियाती तनकीद का मौजू बनता है। इस हवाले से एडमंड विल्सन ने ख़ासा काम किया है और मुसन्निफ़ की जो सवाने उमरी हैं, ख़ुद नविश्त हैं, डायरियाँ हैं, उसके ख़ुतूत हैं और उसके अपने ज़ाती बयानात वग़ैरह को जो है वो बुनियाद बनाया जाता है। फिर उसकी शख्सियत का तज़किया करके उसकी नफ्सियाती जो सूरत हाल है उसकी तहरीरों में तलाश करने की कोशिश की जाती है। बहुत ही मोतबर तख्लीक़कार D.H. लॉरेंस ने एक दफ़ा कहा था कि तख्लीक़कार जितना मर्ज़ी अपने आप को बचा ले, वो अपनी नफ्सियाती बीमारी का सुराग कहीं न कहीं अपनी तहरीर में ज़रूर छोड़ जाता है। बस इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं साइकोलॉजिकल क्रिटिक और वो जो तख्लीक़कार हैं उसकी नफ्सियात को समझकर उसकी तहरीरों की इंटरप्रिटेशंस या तशरीह व तौज़ीह करने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा जो सिलसिला है नफ्सियाती तनकीद का कि जो
किसी फ़न पारे के अंदर मौजूद किरदारों की हरकत व सकनात की जब तौजीह करती है तो उस वक्त भी उन नफ्सियात को बुनियाद बनाया जाता है। इस हवाले से एफ.एल. लूकस ने अदब और नफ्सियात पर जो किताब लिखी और 1951 में मंजर आम पर आई, वो बड़ी कीमती और मददगार साबित हो सकती है इस सिलसिले में। इसी तरह किरदारों के नफ्सियाती जायज़े का जो सिलसिला है वो ख़ासा पुराना है, और इससे पहले मैं अर्नेस्ट जॉन्स का हवाला दे चुका हूँ कि अर्नेस्ट जॉन्स ने विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट का नफ्सियाती तज्ज़िया पेश किया, और वो गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश की जो इससे पहले कई नक़ाद कोशिश कर चुके थे। अर्नेस्ट जॉन्स ने जो हैमलेट का तज्ज़िया पेश किया, मसलन उसने बताया कि जो हैमलेट है वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने में इतनी देर क्यों करता है। इसकी उसने नफ्सियाती तौजीह और तशरीह पेश की जो इससे पहले इससे बेहतर अंदाज में नहीं पेश की जा चुकी थी। और भी बहुत सारे ऐसे नावल हैं अंग्रेज़ी के अंदर, ख़ास तौर पर हेनरी जेम्स का जो नावल है द टर्न ऑफ स्क्रू, उसके भी बहुत सारे नफ्सियाती तज्ज़िये किए जा चुके हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो नफ्सियात का इस्तेमाल अदब में ख़ासा पुराना नज़र आता है। उर्दू में अगर हम गौर करें तो हमें सबसे पहला जो उर्दू का नक़ाद नज़र आता है जिसने बाकायदा नफ्सियात का इस्तेमाल किया चीज़ों को समझने के लिए या तख्लीक को लिखने के लिए, वो मिर्ज़ा हादी रसवा का है। और इस पर डॉक्टर सलीम अख्तर की जो किताब नफ्सियाती तनकीद है उसमें बड़ी गहराई के साथ उन्होंने उसको तज्ज़िया किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि मिर्ज़ा हादी रसवा ही पहले शख्स थे कि जिन्होंने अदब में नफ्सियात के इस्तेमाल की इब्तिदा की। और डॉक्टर मोहम्मद हसन ने उनके जो तनकीदी मुरासलात हैं उनको एडिट किया है, मुरतब किया है, और मिर्ज़ा हादी रसवा के तनकीदी मुरासलात के उन्वान से उन्होंने किताब लिखी है और मुरतब किया है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मिर्ज़ा हादी रसवा नफ्सियात से कितने वाकिफ़ थे। और इसके अलावा उन्होंने एक किताब जो बड़ी मारूफ़ किताब थी उस दौर के अंदर, वो थी सोशल साइकोलॉजी, ग़ालिबन उसका उन्वान था। उसका तर्जमा भी उन्होंने दारुल तर्जमा हैदराबाद से किया था। सो इस तरह वो नफ्सियात से अच्छे खासे वाकिफ़ थे। फिर आगे अगर हम गौर करें तो मीरा जी ने भी नफ्सियात को बुनियाद बनाकर बहुत सारी तहरीरें लिखी, ख़ास तौर पर उनकी जो कुतब मशरिक़ मग़रिब के नग़मे और इस नज़्म में जो उनकी तहरीरें हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ रसाइल अदबी रसाइल में जो उनकी तहरीरें छपती रहीं उसमें भी नफ्सियात के इशारे नज़र आते हैं। और बहुत देर तक हमारे जो नक़ाद हैं या हमारे तारीख़दान हैं अदब के, वो मीरा जी को ही पहला नफ्सियाती बाकायदा नक़ाद ख़्याल किया करते थे। फिर मीरा जी के बाद हसन अस्करी ने भी ख़ास तौर पर फ्राइड की थ्योरी को और रीख या राइख की जो तसव्वुरात हैं या मैकडॉगल के जो तसव्वुरात हैं उनको पढ़कर तनकीद करने की कोशिश की, और साफ पता चलता है कि उन्होंने इन नफ्सियात दानों को बहुत करीब से पढ़ा हुआ है और फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हसन अस्करी के अलावा वहीद कुरैशी की ख़ास तौर पर शिबली की जो हयात मुआशका उन्होंने तहरीर की, उसमें भी फ्राइड की थ्योरी को और मैकडॉगल के जो जिबिल्लतों के बारे में तसव्वुरात हैं उनको उन्होंने महसूस होता है कि बुनियाद बनाया है। इस तरह फिर नफ्सियात उर्दू में जो तनकीद है और इसके दबिस्तान की सिलसिला जो है वो आगे चलता रहता है। और फिर डॉक्टर सलीम अख्तर ने ख़ास तौर पर इस पे पीएचडी का मकाला लिखा, और उनकी जो किताब है नफ्सियाती तनकीद मजलिस तरक्की अदब लाहौर से शाया हुई है, उसमें उन्होंने नफ्सियात के हवाले से, फिर उनकी एक और किताब है 3 बड़े नफ्सियात दान, उसका भी हवाला जो है वो ज़ाहिर है कि उर्दू अदब में दिया जाना चाहिए। सलीम अख्तर के अलावा और बहुत सारे लोगों ने नफ्सियात को बुनियाद बनाकर बहुत सारे किरदारों की तशरीह व तौज़ीह करने की कोशिश की और मुसन्निफ़ की ज़ाती ज़िंदगी को
परख कर, उसको सामने रख कर और तख्लीक़ात के मकाम मर्तबा या उसका तज्ज़िया करने की कोशिश की है। इनमें सैयद महमूद उल हसन ने भी पीएचडी की ग़ालिबन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और उर्दू तनक़ीद में नफ्सियाती अनासर उनके मकाले का उन्वान था। उन्होंने भी उर्दू तनक़ीद में नफ्सियात को मुतारिफ़ करवाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। फिर इसी तरह अगर हम गौर करें तो रियाज़ अहमद ने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को और इसके अलावा एडलर और जॉन्ग के नज़रियात को उर्दू अदब में फ़रोग़ देने में बुनियादी किरदार अदा किया है। उनकी जो किताबें हैं उनमें रियासतें और उनके मज़ामीन का मजमूआ जिसका उन्वान है तनक़ीदी मसाइल, उसमें आपको साफ चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं कि उन्होंने नफ्सियात को बुनियाद बनाया है और एक नफ्सियाती तनक़ीद के दबिस्तान से वाबस्ता नक़ाद के तौर पर ख़ुद को मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा हमें देवेंद्र इसर और इब्न फरीद और अमजद तुफ़ैल और डॉक्टर मोहम्मद अमजद की तहरीरों में भी अमजद तुफ़ैल और डॉक्टर मोहम्मद अजमल जिन्होंने ख़ास तौर पर योंग की थ्योरी के कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और आर्कीटाइप्स मुख्तलिफ जो हैं वो दरियाफ़्त करने की कोशिश की है। सो वो उन्होंने भी अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो नफ्सियात में दिया है। और आजकल ज़ाहिर है कि अमजद तुफ़ैल साहब बुनियाद बनाते हैं नफ्सियात को, और वो अपनी तहरीरें लिखते हैं, तो एक नफ्सियाती तनक़ीद का जो सिलसिला है वो उर्दू में मौजूद है। इसी तरह तख्लीक़ के हवाले से अगर हम गौर करें तो फिर हसन अस्करी और सलीम अहमद और इस्मत चुग़ताई और सादत हसन मंटो और बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं कि जिनके यहाँ हम नफ्सियात को और नफ्सियात पर मबनी ख़यालात को उनकी तहरीरों में दरियाफ़्त कर सकते हैं, या उनके किरदारों का नफ्सियाती जायज़ा लेकर एक बेहतर तफ़हीम की जा सकती है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने नफ्सियाती तनक़ीद के दबिस्तान को समझने की कोशिश की है कि नफ्सियाती तनक़ीद का दबिस्तान किन ज़ावियों से तख्लीक़ को देखने की कोशिश करता है, और अंग्रेज़ी अदब में इसकी क्या सूरत हाल रही है, और उर्दू अदब में इस को बुनियाद बनाकर कौन से वो लोग हैं कि जो तहरीरें लिख रहे हैं, कौन से नाक़िदीन ने इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका बहुत शुक्रिया।